दोस्तों कैसे हैं आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट @ पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत ही अच्छा सेगमेंट होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। आज का जो हमारा सेगमेंट है वो आधुनिक भारत से संबंधित है और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम देखेंगे, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या फिर यूपीएससी हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। दोस्तों इससे पहले भी मैंने और एमसीक्यू क्वेश्चन डाले हैं। आप चाहे वन लाइनर प्रश्नों को देख सकते हैं या और एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा मंच है जो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उन महत्वपूर्ण सेगमेंट को आपके बीच में लेकर आता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुँच सकते हैं। और ऐसे प्रश्नों को अगर आप लगाते हैं तो आपको ये पता चल सकता है दोस्तों किस तरह के क्वेश्चन और किस पार्ट से कैसे क्वेश्चन बन के आते हैं। उससे आप अपने मेहनत को और अच्छा अंजाम दे सकते हैं, जिससे आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो आज का पहला प्रश्न है कि शक्तियों का हस्तांतरण तथा भारत का बंटवारा या दोनों प्रक्रियाएं कितने दिन में पूरी कर ली गई थी। बात समझ आए दोस्तों, शक्तियों का हस्तांतरण तथा भारत का जो बंटवारा था ये दोनों प्रक्रियाएं कितने दिन में पूरी कर ली गई थी। ऑप्शन है 68, 70, 72 या फिर 85। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि शक्तियों का हस्तांतरण तथा भारत का बंटवारा दोनों प्रक्रियाएं कितने दिन में पूरी कर ली गई थी। तो ऑप्शन है 68, 70, 78, 85। फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात की जाए कि शक्तियों का हस्तांतरण तथा भारत का बंटवारा ये दोनों प्रक्रियाएं कितने दिनों में पूरी कर ली गई थी, तो ये पूरी की गई थी 78 दिनों में। तो ये ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गए घटनाओं यानी आंदोलनों का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। पहला है रॉलेट एक्ट, सविनय विज्ञान आंदोलन, साइमन कमीशन बहिष्कार और भारत छोड़ो आंदोलन। तो फटाफट से इसका सही काल अनुक्रम क्या होगा कि किसके बाद क्या हुआ था, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही काल अनुक्रम है वो क्या होगा, आइए देखते हैं। तो दोस्तों पहला हुआ था रॉलेट एक्ट, पहले रॉलेट एक्ट हुआ था, उसके बाद साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था, उसके बाद सविनय विज्ञान आंदोलन हुआ था दोस्तों, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। क्योंकि रॉलेट एक्ट जो घटित हुआ था दोस्तों 1919 में, और साइमन कमीशन 1927, सविनय विज्ञान आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इस हिसाब से हुआ था। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नील की खेती करने वाले किसानों की सहायता करने के लिए गांधी जी को चंपारण चलने के लिए किसने राजी किया था। नील की खेती करने वाले किसानों की सहायता करने के लिए गांधी जी को चंपारण चलने के लिए किसने राजी किया था। ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, बृज किशोर और महादेव देसाई। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये कई बार आ चुका है। तो नील की खेती करने वाले किसानों की सहायता करने के लिए गांधी जी को चंपारण चलने के लिए किसने राजी किया था। तो फटाफट से कमेंट उत्तर कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों बात की जाए तो इसका सही उत्तर होगा राजकुमार शुक्ल। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पे है दोस्तों कि इनमें से बंगाल के किस शासक ने जरबे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया था। ऑप्शन है जाफर, मीर कासिम, मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। तो प्यारे दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका जवाब क्या होगा। बंगाल के किस शासक ने
जरबे मुर्शिदाबाद नामक सिक्का जारी किया था? तो ये किया था मीर जाफर ने। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, आज़ादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महाराष्ट्र के अग्रणी समाज सुधारक के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं का अवलोकन करें। पहला है कि उन्हें मराठी भाषा का पहला पत्रकार एवं संपादक माना जाता है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि उन्होंने 1832 में साप्ताहिक पत्रिका बॉम्बे दर्पण व 1840 में दिग्दर्शन की शुरुआत की। बच्चों के लिए उन्होंने इतिहास और गणित की कई पुस्तकें लिखी। आपको बताना है कि इन व्यक्तित्व के आधार पर हम इन बिंदुओं के आधार पर हम किस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, यानी कि किसकी बात की जा रही है। जगन्नाथ सेठ, विष्णु शास्त्री बापट, कृष्ण शास्त्री चापलूनकर और बाल शास्त्री जंबेकर। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, जिनकी बात की जा रही है वो हैं बाल शास्त्री जंबेकर। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न पे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से गुरु ग्रंथ साहिब के मूल लेखक कौन थे? प्रश्न क्या है, निम्नलिखित गुरु ग्रंथ साहब के मूल लेखक कौन थे? ऑप्शन है भाई गुरुदास, बंदा सिंह बहादुर, बाबा बुद्धा जी और बाबा गुरुदित सिंह। दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेगमेंट चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप बनने वाले प्रश्नों को देखना चाहते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं और उसका गहन अध्ययन करें दोस्तों, क्योंकि छोटे से टॉपिक को समझ करके आप किसी भी एग्ज़ाम को अचीव नहीं कर सकते, सक्सेस नहीं कर सकते हैं, टारगेट नहीं बना सकते दोस्तों। अगर आपको बहुत अच्छा टारगेट बनाना है तो आप उस टॉपिक को सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ें पहली बात तो दोस्तों, और उससे संबंधित हर तरह के क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन लगाएं और वन लाइनर प्रश्नों को भी देखें दोस्तों। हो सकता हो शायद उसमें से आपके कोई क्वेश्चन फंस जाएं। द सक्सेस पॉइंट एट डेट पे दोनों ही टाइप के क्वेश्चन अवेलेबल हैं, आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में गुरु ग्रंथ साहिब के मूल लेखक कौन थे? तो गुरु ग्रंथ साहिब के वैसे तो 6 लेखकों ने उनको तैयार किया है गुरु ग्रंथ साहिब को, और अगर मूल लेखक की बात करें तो उसके जो मूल लेखक हैं वो हैं भाई गुरुदास। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, जन निर्देशन की सामान्य समिति की शिक्षा परिषद द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि जन निर्देश की सामान्य समिति को शिक्षा परिषद के द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया? ऑप्शन 1836, 1841, 1856, 1878। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों, अगर बात की जाए जन निर्देश की सामान्य समिति को शिक्षा परिषद द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया था, तो ये किया गया था 1841 में। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों कि भारत सरकार के द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सूझबूझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। तो भारत सरकार के द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सूझबूझ के लिए जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भारतीय औद्योगिक व वैज्ञानिक शोध परिषद। तो इसका फटाफट से इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आ सकता है, आने की उम्मीद है, इसलिए मैं ये प्रश्न आपके बीच में लेकर आया हूं। तो दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सूझबूझ के लिए
जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार का क्रियान्वयन जिसके द्वारा किया जाता है वो है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखी गई थी। ऑप्शन है द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज, वेयर ऑफ आर वी, द यूनिटी ऑफ इंडिया, फ्रीडम इन एक्साइल। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। पहले दोस्तों अगर बात की जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नहीं लिखी गई थी, तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फ्रीडम इन एक्साइल नहीं लिखा गया था, क्योंकि फ्रीडम इन एक्साइल के जो लेखक हैं वो हैं दलाई लामा। याद रखिएगा कौन है, दलाई लामा। इसके लेखक हैं दलाई लामा। दलाई लामा, बात समझ आ रही दोस्तों। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। तो ये नहीं लिखी गई है फ्रीडम इन एक्साइल को। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज, वेयर आर वी, द यूनिटी ऑफ इंडिया, ये सब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न है दोस्तों कि लिब्राहम आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया था। ऑप्शन है 1984 के सिख विरोधी दंगे, बाबरी मस्जिद विध्वंस, गोधरा दंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, लिब्राहम आयोग का गठन किसकी जांच के लिए किया गया था। तो दोस्तों अगर बात की जाए लिब्राहम आयोग का गठन किसके लिए किया गया था, लिब्राहम आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया था। तो ये किया गया था बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किसने शुरू की थी। ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि भारत में वित्त के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की गई थी या किसने शुरू की थी। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो दोस्तों ये शुरू की थी लॉर्ड मेयो ने। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बाबा राम सिंह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, कूका आंदोलन, खाकसार आंदोलन, या फिर संथाल विद्रोह। फटाफट से उत्तर दीजिए कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। बाबा राम सिंह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। सन्यासी विद्रोह, कूका आंदोलन, खाकसार आंदोलन, या फिर संथाल विद्रोह। दोस्तों अगर बात की जाए बाबा राम सिंह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है, तो ये संबंधित है कूका आंदोलन से। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, गांधी की मृत्यु हो सकती है परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा, यह कथन किसने कहा था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों इसमें 2 बार ऑप्शन आ गया है जवाहरलाल नेहरू, क्यों ना इसको एक ऑप्शन बदल दिया जाए। चलिए आइए एक ऑप्शन ही चेंज कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि गांधी की मृत्यु हो सकती है परंतु गांधीवाद हमेशा रहेगा, तो यह कथन किसने कहा था। तो यह कथन कहा था दोस्तों महात्मा गांधी ने। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सॉरी। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नामक नाटक का संबंध किस आंदोलन से है। संथाल विद्रोह, पबना दंगे, नील विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह।
नील दर्पण नामक नाटक का संबंध किस आंदोलन से है? नील दर्पण नामक नाटक का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये नील विद्रोह से संबंधित है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पे है दोस्तों कि 1920 के विवेश अधिनियम में असहयोग प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? यानी 1920 के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव किसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था? सी आर दास, विपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय या फिर मोतीलाल नेहरू? तो दोस्तों 1920 के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव जिसकी अध्यक्षता में पारित किया गया था वो थे सी आर दास। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार के देसी रियासतों के संबंध के बारे में किस रिपोर्ट में कहा गया था कि सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च रहनी चाहिए? आंसर है हंटर, ऑप्शन है हंटर आयोग रिपोर्ट, स्ट्राचे आयोग रिपोर्ट, बटलर आयोग रिपोर्ट और कैंपबेल आयोग रिपोर्ट। तो ब्रिटिश सरकार के देसी रियासतों के संबंध के बारे में किस रिपोर्ट में कहा गया था कि सर्वोच्च सत्ता सर्वोच्च रहनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? फटाफट से कमेंट उत्तर कीजिए। सर्वोच्च होनी चाहिए दोस्तों। तो ये है बटलर आयोग रिपोर्ट। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट जरूर बताएं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932, 12 नवंबर 1930, 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1932। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो दोस्तों दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? चार्टर अधिनियम 1793, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए कि किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? तो दोस्तों चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, नारायण बाजीराव और संभाजी। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट खुद एक ऐसा मंच है दोस्तों जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आता है। तो निम्नलिखित में किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? तो दोस्तों मराठा मैकियावेली जिसे कहा जाता है वो है नाना फडणवीस। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बपिस्ता, एनी बेसेंट, एनसी केलकर, बीजी तिलक। भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। काफ़ी आसान आंसर है कि भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे। प्यारे दोस्तों भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष जो थे वो थे एनी बेसेंट, माफ़ कीजिएगा बीजी तिलक, बी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाल गंगाधर तिलक थे भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक्के आहे आणि तुम्ही
राणच, यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह बयान बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो कब कहाँ दिया था? पुणे जेल में, यरवदा जेल में, न्यायालय में या फिर मांडले जेल में? तो दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह बयान बाल गंगाधर तिलक ने जहाँ दिया था जब वो मांडले जेल में लाए गए थे, तब उन्होंने ये नारा दिया था। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक नहीं था? नवाब मोहसिन उल मुल्क, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खान। दोस्तों, निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक जो नहीं थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि इंडिया मुस्लिम लीग के संस्थापक जो थे वो नवाब मोहसिन, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे संस्थापक नहीं, संस्थापक पूछा है, ना कि अध्यक्ष पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर कुछ और होगा। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक जो नहीं था वो कौन है इसमें से? तो प्यारे दोस्तों, इसमें बड़ा अजीब सा प्रश्न है दोस्तों, संस्थापक, बल्कि यहाँ पे देखिए संस्थापक तो नवाब सलीमुल्लाह खान थे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न होना चाहिए यहाँ पे कि मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन नहीं था, वो हमें ठीक करना पड़ेगा। आइए उसको ठीक कर लेते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अध्यक्ष नहीं था? दोस्तों, ये भी प्रश्न हो सकता है और ये भी प्रश्न सही है कि इसके संस्थापक कौन नहीं थे। तो नवाब मोहसिन उल मुल्क भी थे अध्यक्ष, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नहीं थे, आगा खां थे और नवाब सलीमुल्लाह खान भी थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राजस्व बंदोबस्त की महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो फटाफट से प्यारा उत्तर दीजिए दोस्तों। राजस्व बंदोबस्त की मालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? तो दोस्तों, जिस स्थान से राजस्व बंदोबस्त की मालवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी वो तो उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम प्रांत से। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक गठबंधन को किस संधि के द्वारा स्वीकार किया था? पुरंदर की संधि, बासाई की संधि, सलबाई की संधि या फिर सुरजी अर्जुन गांव की संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसका उत्तर आपको आना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक गठबंधन को किस संधि के द्वारा स्वीकार किया था? ऑप्शन पुरंदर की संधि, बासाई की संधि, सलबाई की संधि, सुरजी अर्जुन गांव की संधि। तो प्यारे दोस्तों, पेशवा ने अंग्रेजों की सहायक गठबंधन को जिस संधि के द्वारा स्वीकार किया था वो था बासाई की संधि। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट जरूर बताएं। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।